नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जीएम जुडिशल एकेडमी में स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप लोग एग्ज़ाम की डेट का भी इंतज़ार कर रहे होंगे, खासकर यूपी हायर जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, हमें क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इतना कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम की डेट से ज़्यादा फोकस करिए अपने तैयारी पर, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, लेकिन प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं? तैयारी करने के लिए आपको मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी है, फिर प्री की करनी है। तो आइए देखते हैं, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, यानी कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984। और ये टॉपिक यूपी बिहार दोनों स्टेट के हायर जुडिशल सर्विस के मेंस के सिलेबस में है। इसका मैं एक इस पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बताता हूँ, आइए आप लोग इसको अच्छे से करिए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो फैमिली कोर्ट है उसका गठन कैसे होता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट कैसे होता है और इसका जुरिडिक्शन क्या है, इसका अधिकारता क्या है। तो इन्हीं दोनों पर हम इस लेक्चर में आपको समझाएंगे। तो देखिए, सेक्शन 3 पे अब आएंगे। तो सेक्शन 3 जो है वो क्या बताता है कि पारिवारिक न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है। तो सेक्शन 3 में दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, इसमें कहता है कि फैमिली कोर्ट के गठन की जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, ध्यान दीजिए। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है? पारिवारिक न्यायालय का गठन करती है। लेकिन पारिवारिक न्यायालय का गठन स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए क्या करना होता है? उसको जो है हाई कोर्ट से परामर्श करना पड़ता है, कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। यानी कि हाई स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड इन द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, और क्या कर रहा है? नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट द फैमिली कोर्ट। यानी कि राज्य सरकार के पास पावर है, लेकिन राज्य सरकार के पास जो पावर दी गई है वो क्या है? उसके लिए क्या करेगा वो? कंसल्टेशन हाई कोर्ट का करने के पश्चात, यानी कि उच्च न्यायालय से सलाह लेने के पश्चात, वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पारिवारिक न्यायालय का गठन कर सकते। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये भी जानना है क्या, कि जो फैमिली कोर्ट का गठन होता है, क्या उसके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन है, या ऐसे किसी जगह हो सकता है? तो इसके लिए आपको समझना है कि किसी भी टाउन या सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर ही फैमिली कोर्ट का गठन किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण। यानी क्या है कि फैमिली कोर्ट के गठन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? ऐसे कस्बे या शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो तो फैमिली कोर्ट का गठन हो जाएगा, किया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि राज्य सरकार के पास और भी पावर दी गई है, फिर कि राज्य सरकार क्या कर सकती है? वही हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से किसी अन्य जगह पर भी फैमिली कोर्ट की स्थापना कर सकती है, अगर उसे ऐसा लगता है तो अन्य जगह पर भी कर सकती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये भी जानना है क्या, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट क्या कर सकती है? ऐसा कंसल्टेशन करने के बाद, ऐसा परामर्श करने के पश्चात क्या करेगी?
नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा यानी अधिसूचना के द्वारा उसकी जो लोकल लिमिट्स है, जो स्थानीय सीमाएं हैं, लोकल लिमिट्स क्या कर सकती है, उसको उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है। मतलब इंक्रीज, रिड्यूस और अल्टर, इंक्रीज, रिड्यूस और अल्टर कर सकती है। यानी कि उसकी सीमा में, स्थानीय सीमा में क्या कर सकती है, तो बढ़ा सकती है, उसमें घटा सकती है और उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कैसे करेगी, हाई कोर्ट के परामर्श से करेगी। तो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है पारिवारिक न्यायालय के गठन करने का और उसकी लोकल लिमिट्स में क्या करने की, रिड्यूस करने, इंक्रीज करने और अल्टर यानी परिवर्तन करने की उसको पावर दी गई है। अब देखते हैं कि फैमिली कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है। इस सेक्शन 3 में आपने क्या पढ़ा था, अब देखिए ये आपका दिया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में आपने क्या पढ़ा था, पारिवारिक न्यायालय का गठन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि जो फैमिली कोर्ट है उसका क्या है, उसका क्षेत्राधिकार कैसे दिया गया। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप, और मेंस के एग्जाम में पूछा भी गया, पूछा जा सकता है क्या, कि ज्यूरिडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑफ फैमिली कोर्ट, यानी कि पारिवारिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। आखिर जो फैमिली कोर्ट का गठन हुआ है, आखिर उसका क्षेत्राधिकार क्या है, किन किन मामलों की सुनवाई करेगा, ये कहाँ दिया गया है, ये सेक्शन 7 में दिया गया। ठीक है, ये देखिए सेक्शन 7 क्या दिया गया है। तो सेक्शन 7 में दिया गया है कि अगर क्या है, कि सबसे पहले जो फैमिली कोर्ट है क्या है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी सभा या किसी इसके सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट को पावर दी गई, हाँ दिए गए, इसको जिला न्यायालय की शक्तियां दी गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके साथ साथ इसके सबऑर्डिनेट जो है, इसके सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कोर्ट की सिविल पावर दी गई, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय की सिविल पावर दी गई है। यानी इसको जो है, ये दोनों जो न्यायालय है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसके दोनों की पावर उसको दी गई, किसको, फैमिली कोर्ट में। अब इसके तहत तो क्या क्या कर सकते हैं, इसके तहत तो क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे वाद हैं, ऐसे सूट हैं जिनके विषय में वो क्या कर सकते हैं, अपने सिविल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसे कहाँ पे दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया, क्लियर कट कर दिया गया है इसके स्पष्टीकरण में कि क्या पावर दी गई है। ढेर सारी पावर दी गई है, लेकिन आपको इसको समझना है और मेंस में थोड़ा सा संक्षिप्त लिखना है, क्योंकि मेंस में आप पूरा लिख ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो लिखिए, आप समझिए। सबसे पहले जैसे क्या है कि अगर किसी विवाह को नल और वायड डिक्लेयर करना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर किसी विवाह को क्या करना है, नल एंड वायड डिक्लेयर करना है, समझिए ध्यान से, नल एंड वायड यानी कि शून्य और अकृत घोषित करना है। क्योंकि आपको आपने पढ़ा भी है, जब आप पढ़ेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आप देखेंगे इसका सेक्शन 11 क्या है, ये बताता है ना, अगर कोई भी विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 क्लास 1, सेक्शन 5 क्लास 4 और 5 में किया गया है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य विवाह होता है, जिसके लिए डिक्लेयर करने के लिए आपको फैमिली कोर्ट में, यानी ये क्या है, नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आता है। और दूसरी बात आप देखेंगे क्या, कि वैवाहिक स्थिति के बारे में, यानी कि वैलिडिटी ऑफ मैरिज, दो लोगों का विवाह जो हुआ है वैध है कि नहीं है, उसके बारे में क्या, वैलिडिटी
ऑफ मैरिज की बात की, क्वालिटी ऑफ मैरिज की बात की जा रही है। क्या की रही है? वो विवाह किस कंडीशन में, क्वालिटी कैसी है, विवाह की वैधता के बारे में भी अगर कोई डिक्लेरेशन कराना है, यानी अगर कोई घोषणा कराना है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये फैमिली कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ फिर आप देखेंगे फिर क्या है, अगर इसके साथ ही साथ ध्यान दीजिए तीनों चीजें क्या, आरसीआर की डिक्री प्लस जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन, अगर इसका कोई ऐसा मामला आता है तो परिवारों के बीच में, जो पक्षकारों के बीच में, उनके बीच में क्या है, किसी पक्षकार ने अपने वैवाहिक संबंधों को विड्रॉ कर लिया है, तो वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 तो आपको पता है, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन भी दिया है। तो इन दोनों के तहत भी, इस एक्ट के तहत भी कोई भी कार्रवाई इसमें की जाएगी, ये भी होगा। इसके साथ साथ फिर देखिए क्या है, लेस्टीमेट के बारे में, लेस्टीमेट के बारे में दिया गया, क्या लेस्टीमेट के बारे में दिया गया है कि अगर किसी संतान के धर्मता की बात होगी कि कोई बच्चा लेस्टीमेट है कि नहीं, धर्मजत तो है कि नहीं है, उसके बारे में डिक्लेरेशन लेना है, तो इस एक्ट, इस कोर्ट को क्या है, जुरिडिक्शन होगा। ये द फैमिली ऑफ कोर्ट्स एक्ट साफ साफ बता रहा है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे, अगर किसी भी कोई मेंटेनेंस की कोई कार्रवाई है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मेंटेनेंस की कार्रवाई है, भरण पोषण की कार्रवाई है, तो वहां पर भी ये एक्ट क्या करेगा, निर्णय दे सकता है, आदेश दे सकता है। लेकिन ठीक है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, क्या क्या समझना होगा कि इसमें जो भी बातें हैं उसके तहत आपको एक बात बहुत ध्यान समझना है कि किसी भी व्यक्ति की अगर संरक्षता की बात है, गार्जियनशिप की बात है, तो इसके लिए भी आप इस एक्ट के तहत, फैमिली कोड के तहत ये कार्रवाई करवा सकते हैं। और किसी माइनर के कस्टडी की बात है, तो ये एक्ट जो है वहाँ पर क्या होगा, ये सारी प्रोसीडिंग जो है इस एक्ट के तहत लाई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी पावर दी गई है। और इसमें सेम दिया है क्या, जैसे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के तहत 125 के तहत मेंटेनेंस आदेश जारी करने का पावर दी गई है, तो वहाँ पे ये पावर जो है किसको दी गई है, फैमिली कोर्ट को दी गई। और फैमिली कोर्ट को आपको पता है, फैमिली कोर्ट जो है बेसिकली, आपको पता है फैमिली कोर्ट के बारे में कि फैमिली कोर्ट में जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो बेसिकली के पास कम से कम क्या है, वो 7 साल तक का अनुभव होता है जज होने का। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे समझना है कि फैमिली कोर्ट का गठन कैसे होता है, और इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट का जुडिक्शन क्या है। इन दोनों सेक्शन से आपके मेंस के लिए ढेर सारे प्रश्न बनेंगे, और कई एग्जामों में ऐसा बने भी हैं, तो उनको आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है। एक इसमें शबाना बानो का केस बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या है शबाना बानो का केस, शबाना बानो का, शबाना बानो वर्सेस, शबाना बानो वर्सेस इमरान खान, 2010 सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इमरान खान, इमरान खान 2010, बहुत महत्वपूर्ण केस है, इसको आप लोग जानिएगा। तो इसमें सिर्फ यही कहा गया था, इस केस में यही कहा गया था क्या, कि जिस तरीके से सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत अगर कोई महिला भरण पोषण प्राप्त करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो भी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट है भरण पोषण देने का। तो ये लेक्चर आज आपको इतना आपने अच्छे समझा, इसको और अच्छे समझिए, और हमारा ढेर सारा लेक्चर
खासकर छोटे-छोटे एक्टों पर आएगा, आप इसको ध्यान से सुनिए और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को नोट करिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, क्योंकि आपको पता है कि हायर एजुकेशन सर्विस का ये एकमात्र प्लेटफ़ॉर्म है, जो शानदार तैयारी कराता है। आपको वही नॉलेज मिलता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिज़ल्ट ओरिएंटेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसकी क्लास करिए और जो लोग चैनल में जुड़ रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि उनको क्लास का नोटिफ़िकेशन, वीडियो अपडेट होता रहे, उनको पता चलते रहे और आप लोग इसको ढेर सारा वो करिए। तो अगर कोई आपको दिक्कत भी होती है, तो आप मैसेज करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम बेसिकली वीक में सैटरडे और संडे को लाइव रहने का प्रयास करेंगे। तो आपको अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो आपका लाइव होने का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। आज बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।